गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कई वर्षों तक काम करके अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात का काम करते समय मेरा सबसे अधिक संबंध जापान के इंडस्ट्रियल हाउस से आया, जापान के बिजनेस ग्रुप के साथ आया। पिछले 6-7 साल में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होगा जबकि जापान का डेलीगेशन गुजरात में ना आया हो। और इस संबंधों के कारण शासन में बैठे हुए लोगों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए इनिशिएटिव कौन से होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉलिसीज, इसके लिए कौन से कदम महत्वपूर्ण होते हैं, इन बातों को मैं जनरल तो जानने लगा, लेकिन साथ साथ स्पेसिफिक जापान रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको भी मैं समझने लगा। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, हमारे यहाँ गुजरात में गोल्फ क्या होता है, गोल्फ कोर्स क्या होता है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब से जापान के डेलीगेशन आना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि एक सरकार के नाते, बिजनेस के नाते शायद मेरे एजेंडा में ये होगा नहीं, लेकिन अगर मुझे जापान को फैसिलिटेट करना है तो और चीज़ों के साथ मुझे इसकी इस बारीकी को भी ध्यान में रखना होगा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने गुजरात में वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्सेज बना दिए। ये इस बात का सबूत है कि एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट शासन और इन्वेस्टर के बीच में कैसा तालमेल होना चाहिए, कितनी बारीकी से देखना चाहिए, इसको मैं भली भांति समझता हूं। और मेरे लिए खुशी की ये भी बात है कि मैं पहले भी जापान आया हूं। आप सबने मेरा स्वागत सम्मान, मुख्यमंत्री था तब भी किया, जापान सरकार ने भी बहुत किया। जापान के लोगों के बीच में मोदी कौन है और गुजरात में क्या करता है, इसकी बात मैंने जितनी बताई है उससे ज्यादा जापान के जो लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं उन्होंने बताई है। और इस अर्थ में जो लोग गुजरात एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, उनके मन में जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना हूं तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होना बड़ा स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, ज्यादा अपेक्षा भी है और जल्दी से सारी बातें हो, ये भी अपेक्षा है। और मैं आपको आज विश्वास दिलाने आया हूं कि पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नया था। इतने बड़े पद के लिए मैं उस प्रोसेस में पहले कभी रहा नहीं था। मैं एक छोटे राज्य से आया। इन सारी मर्यादाओं के बावजूद भी 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। हम लोग जापान में जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके रिफॉर्म में कर्जाई सिस्टम को बड़ा महत्व देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैंने आते ही मेरे पीएमओ को और एफिशिएंट बनाने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए
करजाई सिस्टम से कंसल्ट करके उनको मैंने इंडक्ट किया है और ऑलरेडी मेरे यहाँ पिछले 3 महीने से लगातार भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग चल रही है। तो जापान की जो एफिशिएंसी लेवल है वो एटलीस्ट शुरू में मेरे पीएमओ में कैसे आए उस पर मैं लगातार 3 महीने से काम कर रहा हूँ और आपकी एक टीम मेरे यहाँ काम कर रही है। तो इससे आपको ध्यान में आएगा कि गुड गवर्नेंस ये मेरी प्रायोरिटी है। और जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूँ तब आखिरकार ईज ऑफ बिजनेस के लिए पहली शुरुआत क्या होती है? यही तो होती है। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट से इट्स अ मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस और इसलिए हमने गुड गवर्नेंस को बल दिया है। उसी प्रकार से प्रोसेस क्विक कैसे हो, ऑनलाइन प्रोसेस को बल कैसे मिले, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े, उस पर हमने बल दिया है। कई ऐसे पेंडिंग सवाल मुझे याद है, मैं जब 2012 में यहाँ आया तो मेरे सामने कुछ बातें रखी गई थी। तब तो मेरे कार्यक्षेत्र में वो विषय नहीं था, लेकिन तब भी मुझसे अपेक्षाएं की जाती थी, मोदी जी ये करिए, लेकिन वो मसले सब ज़्यादा तो भारत सरकार के थे। लेकिन शायद आप लोगों को कुछ अंदाज होगा, इसलिए आपने 2012 में से ही मुझे लिस्ट देना शुरू कर दिया था। और उसमें जैसे आप चाहते थे एक बैंक का ओपनिंग हमारे यहाँ अहमदाबाद में हो जाए, मैंने आते ही पहला काम वो कर दिया, आपके वो बैंक के लिए मैंने परमिशन दे दी। रियल अर्थ के लिए कई दिनों से चर्चा चल रही थी, वो काम पूरा हो गया। ऐसे कई डिसीजन एक के बाद एक। जापानीज बैंक्स का भारत में और ब्रांचेज खोलने की अनुमति ऑलरेडी हमने दे दी। यानी एक के बाद एक निर्णय इतनी तेजी से हो रहे हैं कि जिसके कारण अल्टीमेटली मेरी ये इंप्रेशन है, क्योंकि बीइंग ए गुजराती मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीज़ों को समझना बहुत स्वाभाविक होता है। मैं नहीं मानता हूं कि बिजनेसमैन को कोई ज़्यादा कंसेशन चाहिए। मैं ये समझता हूं कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये सिस्टम की जिम्मेवारी है, शासन की जिम्मेवारी है, पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेवारी है। और एक बार सही पॉलिसी मेकिंग का फ्रेमवर्क बन जाता है तो चीजें अपने आप चलती हैं। कभी कभार डिले होने का एक कारण ये होता है कि हम नीचे के तबके के अधिकारियों पर चीजें छोड़ देते हैं। अगर हम पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाते हैं तो निर्णय करने में नीचे कोई भी झिझक नहीं रहती, छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत आराम से डिसीजन ले सकता है। और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है पॉलिसी ड्रिवन स्टेट गवर्नमेंट चलाने की। अगर पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है तो डिस्क्रिमिनेशन भी स्कोप नहीं रहता है, पहले आप वाला मामला नहीं रहता है और उसके कारण हर एक को समान न्याय मिलता है, हर एक को समान अवसर मिलता है और उस बात पर भी हमने बल दिया है। अभी हमारी सरकार को 3 महीने हुए हैं। आप व्यापार जगत के लोग हैं तो आप जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या होते हैं और किस नेशन की इकोनॉमी कैसे चल रही है। पिछला 1 दशक हमारा कठिनाइयों से गुजरा है। मैं उसके विवाद में जाने के लिए इस फोरम का उपयोग करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पहले ही क्वार्टर में 5.7% के ग्रोथ के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंप लगाया है और इसने एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है, क्योंकि हम 4.4, 4.5, 4.6 के आसपास लुढ़कते रहते थे और एक निराशा का माहौल था। उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आप जानते हैं गो नो गो ये एक ऐसी स्थिति होती है कि जो किसी को भी डिसीजन लेने के लिए उलझन में डाल देती है। जब जनता का क्लियर कट मैंडेट होता है
और एक खुशनसीबी है जापान और भारत के बीच कि जापान में भी बहुत अरसे के बाद एक स्पष्ट बहुमत के साथ, पीपल्स मैंडेट के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है। लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है। भारत में भी करीब 30 साल के बाद एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। और पूर्ण बहुमत की सरकार आने के कारण दो चीजें साफ बनती हैं। एक, हमारी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें काम करने के लिए जिम्मेवारी भी बढ़ाती हैं, प्रेरणा भी देती हैं, गति भी देती है। और ये एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सिचुएशन दोनों कंट्री में खड़ी हुई है, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी उपकारक होने वाली हैं, ये मैं साफ मानता हूं। मैं और एक विषय पे जाना चाहता हूं। आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% पॉपुलेशन बिलो 30 एज ग्रुप की है। और 2020 में पूरे विश्व को जो वर्कफोर्स की जरूरत है, अभी से मैपिंग करके द ग्लोबल वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट पे बल देना चाहते हैं, ताकि 2020 में हम ग्लोबल वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट विथ करने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट जापान की तर्ज पे करना चाहते हैं, जहां क्वालिटी, जीरो डिफेक्ट, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, इन सारे विषयों में हम कोई कमी न बरतें। और मैं मानता हूं जापान हमें इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है। मैं जापान के गवर्नमेंट के जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, मैं इनसे ये बात कर रहा हूं कि मुझे उस स्किल डेवलपमेंट के लेवल पे जाना है जो हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार करें। हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट का मैपिंग भी करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। उसी प्रकार से जापान के साथ मिलकर के हम रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। मानव स्वभाव ऐसा है कि निरंतर रिसर्च अनिवार्य होती है। देयर इज नॉट एंड ऑफ द रोड रिसर्च के क्षेत्र में। और ये अगर करना है तो दुनिया में इस प्रकार की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको आगे बढ़ाने में कौन कितना मदद कर सकता है। भारत इस प्रवाह में जुड़ना चाहता है। वहां भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। 125 करोड़ की जनसंख्या, वहां भी एक अर्ज पैदा हुई है। वे भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज चाहते हैं। जब 125 करोड़ लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज चाहते, ये अर्ज भीतर से उठती है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट भी कितनी बड़ी होगी। अगर हम एक एनर्जी सेक्टर ले लें, आज क्लीन एनर्जी ये हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम कोई हाइड्रोकार्बन रिच कंट्री नहीं है और हम प्रकृति से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, और उसमें जापान से हम जितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, जितना जापान का सहयोग हमें मिलेगा, हम ग्लोबली बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों का एनर्जी कंजम्पशन की तुलना में उनकी क्लीन एनर्जी से ग्लोबल वार्मिंग को बचाने में भी उनकी मदद होना बहुत स्वाभाविक है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभी बजट में हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। रेलवे में हमने 100% एफडीआई के लिए बहुत हिम्मतपूर्वक निर्णय किया है। डिफेंस ने हमने 49% का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हमने 100% एफडीआई की बात कही है और इसके लिए आवश्यक जो भी कानूनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना होगा, जो भी नियमों में परिवर्तन लाना होगा, एक के बाद एक हम कर रहे हैं और मैं मानता हूं इसका लाभ भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है। मैं चाहता हूं अगर आप गुजरात एक्सपीरियंस को एक अपना पैरामीटर मानते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भारत में भी आपको वही रिस्पांस, वही सुविधाएं, वही गति और वही परिणामकारी स्थितियां मिलेगी। ये मैं जापान के सभी उद्योग जगत के मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। मैं ये भी मानता हूं कि भारत और जापान में आर्थिक संबंधों का बनना वो क्या हमारी बैलेंस शीट में इजाफा करने के लिए है, क्या हमारा बैंक बैलेंस बढ़े इसके लिए है, या हमारी कंपनी का बड़ा वॉल्यूम है इसलिए हमारी ऊंचाई बढ़े, ये है। मैं मानता हूं भारत और जापान का संबंध इससे भी कहीं ज्यादा और है। इस बात में न आप में से किसी को शंका है, न मुझे कोई शक है और न ही ग्लोबल कम्युनिटी को शक है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये सारी दुनिया मानती है और उसमें कोई दुविधा नहीं है। 21वीं सदी एशिया की है, ये सारी दुनिया मानती है। लेकिन मेरे मन में सवाल दूसरा है और सवाल ये है कि 21वीं सदी एशिया की हो, लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, किसकी हो, इसका तो जवाब मिल चुका है। कैसी हो इसका जवाब हम लोगों ने देना है और मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी कैसी हो ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं, पीस एंड प्रोग्रेस के लिए कितना कमिटमेंट है और भारत और जापान के संबंध पहले एशिया पर और बाद में ग्लोबली किस प्रकार का इंपैक्ट क्रिएट करते हैं उस पर निर्भर करने वाला है। और इसलिए 21वीं सदी की शांति के लिए, 21वीं सदी के प्रगति के लिए, 21वीं सदी के जन सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत की और जापान की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और किसी न किसी कारण से उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए जन सामान्य ने बहुत बड़ा निर्णय किया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। अब दायित्व उन चुनी हुई सरकारों का है, उन दो देशों के पॉलिसी मेकर्स का है, ओपिनियन मेकर्स का है, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड के लीडर्स का है। ये अगर हम कर पाते हैं तो हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से विश्व को जाना है उसका रास्ता तय कर सकते हैं। दुनिया दो धाराओं में बटी हुई है, एक विस्तारवाद की धारा है और दूसरी विकासवाद की धारा है। हमने तय करना है विश्व को विस्तारवाद की चुंगाल में फंसने देना है या विश्व को विकासवाद के मार्ग पर जाकर के नई ऊंचाइयों को पाने के लिए अवसर पैदा करना है। जो बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, जो विकासवाद में विश्वास करते हैं, वो शांति और प्रगति की गारंटी लेकर के आते हैं। लेकिन आज हम चारों तरफ देख रहे हैं 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एंक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाके कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। ये विस्तारवाद कभी भी
मानव जात का कल्याण 21वीं सदी में नहीं कर सकता है। विकासवाद अनिवार्य है और मैं मानता हूं कि 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व अगर एशिया को करना है तो भारत ने और जापान ने मिलकर के इस विकासवाद की गरिमा को और ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा। और अगर इसको करना है तो मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हो, फाइनेंशियल वर्ल्ड हो, बिजनेस सर्कल हो, हमारे इंटेलेक्चुअल फील्ड के लोग, हम सब ने मिलकर भारत और जापान की एक वैश्विक जिम्मेवारी है। ये सिर्फ भारत की भलाई के लिए हम कुछ करें या जापान की भलाई के लिए करें, इस कंपनी की भलाई के लिए कुछ करें या उस कंपनी की भलाई के लिए कुछ करें, यहां तक का सीमित दायरा मिट चुका है। हम उससे बड़ी जिम्मेवारियों के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आप एक ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं जो एक प्रकार से दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स इस कमरे में बैठा हुआ है, जो विश्व की इकोनॉमी को दिशा देने वाले लोग हैं। विश्व की इकोनॉमी में प्रभुत्व पैदा करने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। इतने बड़े सामर्थ्यवान लोगों के बीच में मैं आज एक ऐसी बात कर रहा हूं जो मानव कल्याण के लिए है, विश्व शांति के लिए है, विश्व के गरीबों की प्रगति के लिए है और उस एक महान दायित्व को पूर्ण करने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाना चाहता है। नई सरकार आवश्यक सभी रिफॉर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मैं जापान के उद्योगकार मित्रों से एक और भी बात बताना चाहता हूं। हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम में क्रिएट करने जा रहा हूं जो एब्सोल्युटली जापान को फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेड होगी और उसके कारण उनकी सुविधा बढ़ेगी। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल कामों को देखने वाली जो टीम है उसके साथ हमारी टीम में मैं जापान जो दो लोगों को पसंद करे उस टीम में मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो परमानेंट उसके साथ बैठेंगे, जो आपकी बातों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और वो हमारे निर्णय प्रक्रिया के हिस्से होंगे। ये एक ऐसी सुविधा होगी कि जिसके कारण जैसे ईज ऑफ बिजनेस है तो ईज फॉर जापान भी हो जाएगा और इस प्रकार से एक स्पेशल इनिशिएटिव भी लेने का हमने निर्णय किया है। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत से मेरे साथ बहुत ही बड़ा डेलीगेशन आया है। आप लोग तो एक परिचित होंगे, कोई न कोई से परिचित होगा, लेकिन सब लोग सबसे परिचित नहीं होंगे। मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का मेरा जो हुजहू है वो आज यहाँ इस कमरे में है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उनसे बाद में मिलना चाहेंगे तो मैं एक बार उनसे प्रार्थना करूंगा अगर हमारे लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं, भारत से आए हुए मेरे सब साथी, तो और लोगों को ध्यान में रहेगा ताकि हाथ मिलाना, बात करना उनको सबको सुविधा रहेगी। ये बहुत ही हैवी वेट मेरे देश की टीम है। मुझे भी कभी मिलना है तो मुझे इनसे समय लेना पड़े, इतने बड़े लोग हैं। मैं उन सबका भी आभारी हूं कि मेरे साथ वो आए हैं और भारत की प्रगति के एक महत्वपूर्ण मेरे हिस्से हैं। यह वी आर अ पार्टनर। हम सरकार वो और अलग ऐसी भूमिका मुझे मंजूर नहीं है। हम सभी एक पार्टनर है, पार्टनर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और मैं चाहता हूं जापान और भारत पार्टनर बने, हम मिलकर के एशिया के लिए और एशिया के माध्यम से विश्व के लिए विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में उद्योग जगत को संबोधित कर रहे थे और कई महत्वपूर्ण बातें और बिंदुओं को यहां पे रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने बताया कि किस तरह से विकासवाद और विस्तारवाद इन दो धाराओं में ये पूरा विश्व बटा हुआ है, लेकिन भारत और जापान यहाँ पे पूरे सहयोग के साथ एक मार्ग पर चलना चाहते हैं और वो मार्ग हो विकासवाद का, जहाँ पे विकास की राह पर हम आगे बढ़े लेकिन शांति भी साथ ही साथ कायम रहे। दोनों देशों के बीच किस तरह से परस्पर रिश्ते बने पनपे,
किस तरह से यहाँ पे जापान का उद्योग जगत हो, जापान की विशेषज्ञों की टीमें भारत में आकर नए आयाम और नए रास्ते भारत को दे, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बात की। किस तरह से जापान के पीएमओ और भारत के पीएमओ के बीच में यहाँ पे स्पेशल टीमें बनाई जाएं दोनों देशों की बातों को ध्यान में रखते हुए, इसका भी जिक्र यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से जापान से तकनीक के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जैसी दूसरी और भी चीजें हैं जिनको सीखने की जरूरत है। किस तरह से स्किल डेवलपमेंट में एफिशिएंसी, डिसिप्लिन की बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान के ही कई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं जो कि यहाँ पे भारत का सहयोग कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के इस बड़े क्षेत्र में। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किस तरह से जो 65% आबादी है भारत की वो युवा है और इसी के चलते ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स में, ग्लोबल वर्कमैनशिप में भारत एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है जापान की ट्रेनिंग से। इसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात एक बार फिर से करते हुए ये साफ कहा कि यहाँ पे उद्योगपति को शायद ज्यादा कंसेशन की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत होती है एक अच्छे माहौल की जिस पर वो पनप सके, जिसमें वो ग्रो कर सके। उन्होंने साफ कहा कि भारत का उद्देश्य यही है कि चाहे वो जापान का उद्योगपति हो या फिर भारत का उद्योगपति, यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए इजी क्लियरेंसेज मिलें और यहाँ पर जितने भी उद्योगपति हैं विश्व भर में वो भारत में आके निवेश करें और भारत को विकास की राह पर आगे लेकर जाएं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सवाल हम सबके सामने ये है कि 21वीं सदी जो कि एशिया की सदी है वो कैसी सदी हो, इस सवाल का जवाब हमें तलाशने की जरूरत है और इस जवाब के लिए यहाँ पे भारत और जापान को आगे आना पड़ेगा, जिससे कि वो नए एशिया के निर्माण के लिए आगे बढ़ सके और एशिया के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी मजबूत पहचान बना सके।